थोड़ा सा तुम्हारे गले पड़ेगा, तुम ना बोलो। ओके। अब बच्चों, इस्लामिक फाइनेंसिंग का आगाज कब से हुआ? 1400 years ago, at the time of Prophet peace be upon him, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका क्या हुआ, आगाज हुआ। बता, इसके रूल्स, तिजारत के रूल, कौन सी चीज परमिटेड है यानी कि अलाउ है और कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है, ये वहीं डिसाइड हो गया था। फिर बैंकों का कॉन्सेप्ट आया सऊदी अरेबिया में, यहाँ लिखा हुआ है 1970s में जब पहली दफा बैंक लॉन्च हुई। क्लियर है बच्चों? तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया? इस्लामिक। क्लियर है बच्चों? फिर बहरीन 1990s में आके उनके साथ क्या हुई, मर्ज हुई, तो वहां पर भी इस्लामिक फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई किया गया। क्लियर है? तुम जरा पढ़ना शुरू करो इसे। रुको, तुम पढ़ो जरा तलहा यकून या हसन, ये हसन, क्योंकि वहां आवाज आती है तो फिर वो ज्यादा। सच्ची बढ़ता हूँ। Although the concept of Islamic finance can be tracked back about 1400 years, its recent history can be dated to the 1970s when Islamic banks in Saudi Arabia and United Arab Emirates were launched. Bahrain and Malaysia emerged as centers of excellence in the 1990s. मलेशिया It था। is now estimated that worldwide around $1 trillion of assets are managed under the rules of Islamic finance. Islamic finance rests बच्चों on the बेटा, application of Islamic. हेलो, Yes, sir. ये डॉक्यूमेंट्री पढ़ने की क्लास नहीं, ये रीडिंग पे तुम्हें कोई जलेबी नहीं मैंने इनाम में रखी हुई। Okay, sir. $1 ट्रिलियन यूएसडीटी जो है ना, उसके राउंड अबाउट जो एसेट्स है ना, वो किसके अंडर आ रहे हैं आजकल? इस्लामिक फाइनेंसिंग की। किसके अंदर? यहाँ $1 ट्रिलियन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? का मतलब इस्लामिक फाइनेंसिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक मेजर, क्योंकि दो ही तरह के फाइनेंस है, एक कन्वेंशनल और एक इस्लामिक। तो इस्लामिक को इंक्लूड करना उनके लिए क्या था, लाजमी था। बच्चे पूछ रहे थे ना सर इसको क्यों इंक्लूड किया, ये वो। आगे, आगे सर जी थोड़ा तो ऊपर। द इस्लामिक मेन फाइनेंस प्रिंसिपल। रेस्ट। हाँ, इस्लामिक। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस रेस्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ और शिरा हाँ, शारिया whose लॉ जो है ना, क्लियर है बच्चों? दिस इज द लॉ। तो जब भी लिखा है जिसका मतलब इस्लामिक फाइनेंसिंग की बात करें, इस्लामिक लॉ, शारियास लॉ। आगे, ठीक है, whose primary sources are the Quran and the saying and practice on of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sharia and peace. Okay, sir. Peace be upon him. Sharia and very much in the context of Islamic finance वैसे पर कितना मजे em- का लग रहा है मतलब, उनका नाम emphasizes justice and partnership. The main principle of Islamic finance are that बस wealth must be generated. Okay. बस, अब नहीं तुमसे मैंने पढ़ाना। सर जी मैं ना थोड़ा सा वो इसके अंदर वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, थोड़ा सा हो रहा है, शारिया हिचकिचा रहा हूँ यार एंड पढ़ते वेरी हुए। मच, हिचकिचाते हिचकिचाते तूने सारे ही पढ़ देना है। ऐसी ओके सर शर्म तो जी, अल्लाह जितना आप किसी को कहेंगे ना दे। उतना पढ़ूंगा मैं। ये हिचकिचाते हुए पढ़ रहा था, इतनी स्पीड हिचकिचाते हुए है, तो जब तू शर्म उतार देगा फिर कितनी स्पीड होगी। तो ये आपको समझ आ गया? अच्छा, मेन प्रिंसिपल क्या है? वेल्थ मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम लिजिटिमेट ट्रेड एंड एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दोबारा, लिजिटिमेट ट्रेड मतलब लीगल, लॉफुल होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग। और ये दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं सबको लाके यहाँ पे जूते मारना चाहता हूँ, एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। पता लगना हो चाहिए कि कौन से टेंजिबल एसेट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। ये जो बिटकॉइन वाली सारी कहानी है ना, ये आपके अकॉर्डिंगली क्या है, हराम। मौलवी तो आके जितने मर्जी फके दे दे, लेकिन ये हराम ही रहेगा। वक्त की जरूरत के साथ साथ ऐसा तो नहीं हो सकता, इस्लाम तो नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो मैं इतने दिनों से जब भी बात होती है मैं ये कहता हूं कि भाई एसेट होना चाहिए।
एसेट में इन्वेस्टमेंट और लिजिटिमेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वहां से पैसा आ रहा हो, बात समझ आई? इलीगल पे नहीं। अब हम लोग तो मतलब बरेलवी हैं, तो जो इमाम अहमद रजा खां बरेलवी हैं, तो उनसे किसी ने ज़कात के बारे में पूछा ना, तो उन्होंने कहा कि हराम माल पे ज़कात वैसे ही नहीं है, हलाल पे है ना, क्योंकि हराम माल ज़कात होता है पाक करने का, तो जो पूरा ही ना पाक है उसमें ज़कात दे भी दोगे तो पाक तो हो ही नहीं सकता। तो ये उनकी बिल्कुल अल्फाज है अरेबिक में कि जिसको पूरा ही वो है तो उसको तो आप पाक कर भी नहीं, तो उसको कोई मसला, मतलब वो तो सारा निकल गया। ओके, द यूज ऑफ मनी फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग मनी इज एक्सप्रेसली फॉरबिडन। दोबारा, यूज ऑफ मनी, पैसे को पैसा जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करना, इज द, इसकी बेहतरीन एग्जांपल कौन सी आ गई बच्चों? इंटरेस्ट। कितनी आ गई? कौन सी एग्जांपल है? नहीं नहीं नहीं, सर तलहा याकूब एग्जांपल बताओ कौन सी होगी? पैसे को पैसा सर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। बताओ, तलहा याकूब की आज तो फट गई, हाथ में आ गई होगी, है ना? सर उसका कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये तो ये क्या है, ये कौन है? कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है। ओके बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ गई कि नहीं बात समझ आएगी? इंटरेस्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल है, और इंटरेस्ट की मैं डेफिनेशन भी यही लिखवाता हूं, क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर यूजेज ऑफ मनी। तो इंटरेस्ट को इस्लामिक लैंग्वेज में बोलते हैं रिबा। क्या बोलते हैं? और रिबा इज फॉरबिडन इन इस्लाम। शारिया लॉ में रिबा की कोई इजाजत नहीं है, बिकॉज यूज ऑफ मनी फॉर द जनरेटिंग मनी इज फॉरबिडन इन इस्लाम। रिस्क शुड बी शेयर्ड। क्या? रिस्क शुड बी, रिस्क शुड बी शेयर्ड। रिटर्न आपका तो रिस्क भी आपका, रिटर्न आपका रिस्क भी आपका। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं, आपने पैसा लगाया होता है, लेकिन वहां पर मैं आपको बताता हूं, आजकल एलएलपीज आ गई हैं, एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फिर एलपीज आ गई हैं। यहाँ क्या होता है? रिस्क हर कोई बंदा बियर नहीं कर रहा होता। कौन बियर कर रहा होता है? नहीं, कुछ लोग रिस्क बियर करते हैं, कुछ की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, और कुछ की क्या होती है? लिमिटेड। बात समझ आई? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा वहां इन्वेस्टमेंट करनी है जहां रिस्क भी आपका और रिटर्न भी आपका, लेकिन इसको 100% नहीं मान लेना। मैं आपको बताता हूँ, बच्चे कहते हैं सर फलानी जगह आपने इन्वेस्ट किया, निजाम बैंक में या इधर उधर कहीं पर भी, है ना, वहां से अब आपको पैसा आ रहा है, वो तो फिक्स आ रहा है ना? रेंट पे जब घर देते हैं, रेंट पे जब घर देते हैं, तो वो भी क्या है? फिक्स। तो फॉरबिडन नहीं, वो तो परमिटेड है इन इस्लाम। जी, एसेट इन्वॉल्व। नेक्स्ट, investment should also have a social and an ethical benefit to wider society beyond pure return। बात समझ आई? ये इस्लाम का कानून है कि सिर्फ रिटर्न के अलावा आपके पैसे से जो आपने कमाया है उससे सोसाइटी का जो है वो भी फायदा होना चाहिए। ऑल हार्मफुल एक्टिविटीज हराम शुड बी अवॉइडेड। क्लियर है बच्चों? कोई ऐसी एक्टिविटी जो हार्मफुल है, जो अनएथिकल एक्टिविटी है, वो इस्लाम में क्या है? हराम है। द प्रोहिबिटेशंस, पहला, चार्जिंग और रिसीविंग इंटरेस्ट, रिबा। रिबा क्या है? हराम है। रिबा क्या है? रिबा क्या है? हराम है। जरा पढ़ना शुरू करो इसे काशा। The idea of lender making a straight interest charge irrespective of how the lender is paying asset care translates the concept of risk sharing partnership and justice. Then the money itself make money. Money itself used to make money. पैसा इन्वॉल्व हो रहा है टू जनरेट द पैसा।
So this is haram in Islam. Riba is haram in Islam, forbidden. Next. Also prohibits investment in companies that have too much borrowing, typically defined as having kept totally more than 33% of funds average stock market value over the last 12 months. It also prohibits investment in companies that have too much borrowing. समझ लग गई? जिन कंपनीज का मतलब यानी कि 33% यानी कि ज्यादा पोर्शन किसका है, डेट का है, तो बच्चों ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने को भी क्या कहा गया है, मना किया गया है, रोका गया है। वो हलाल है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है ना वो हलाल है। कैसे? गिर ही रहे हैं आप वहां। अब आज आप देख ले, मैं कहता हूँ अब यहाँ पे लिखा गया ना रिस्क शेयर होना चाहिए, है ना, उन बेचारों को तो हो ही रहा है, ये जो अभी भी लगे हुए हैं। हाँ, किसी दौर था मतलब लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा कमाया। मेरी सिस्टर का अपना 4-5 करोड़ का पोर्टफोलियो था शेयर्स का, और वो भी 2021-22 सेक्टर्स में। हाँ, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में भी उसके शेयर्स थे। तो उसने तो बड़ा खेला है, खेला भी ऐसे है कि फुल, जिसे कहते नहीं खेलने का जैसे हक होता है वैसे। और शुरू किया था पोर्टफोलियो हजारों में, और 3 साल के अंदर अंदर इतना कमाया था। और ये सब होता है आपकी प्रेडिक्शन, आपकी फोरकास्टिंग। 5 बजे नवाज शरीफ को हेल्प किया गया, उस टाइम तक स्टॉक की मार्केट गिर चुकी थी। स्टॉक मार्केट 12 बजे मेरे सिस्टर ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, शेयर बेच दिए थे जिन शेयर्स पे उसकी गिरफ्तारी का इंपैक्ट जाना था, जैसा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड ये जो स्टील मिल्स वगैरह है, ये इन सब की के ऊपर शरीफ फैमिली का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जिस दिन शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तारी के लिए बुलाया था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, है ना, 4 बजे उसकी गिरफ्तारी हुई। 4 बजे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कंपनीज की शेयर 53 रुपए से गिर गए। 53 रुपए पर शेयर के बदले में लोगों को नुकसान हुआ। ये कौन से लोग थे जिन्होंने बेचे ही नहीं? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। और ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, बिकॉज आपका पॉलिटिशियन पकड़ा जाए तो हर सेक्टर पे इंपैक्ट जाएगा, किसी पे थोड़ा, जो उनसे रिलेटेड है उन पे ज्यादा। दिस इज द रिबा। अब आप बताएं, समझ आ गई? नेक्स्ट। Investments in business dealing with alcohol, gambling, drugs, or pornography, or anything else that Sharia considers unlawful by money right. बात समझ आइएगा आप लोगों को? ये इलीगल एक्टिविटीज है, अनलॉफुल है, अनएथिकल भी है। समझ लग गई? गैम्बलिंग क्या होता है? जुआ। और जुआ किसी का ना हुआ। और माशाल्लाह से अगर आप इंडिया चले जाएं, इंडिया, दुबई, ये लोग वैसे तो इस्लामिक फाइनेंसिंग करते फिर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो कैसीनोज की हद ही कर दी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सिस्टर रहती हैं, उनके मतलब बिल्कुल पास ना मतलब मेजर कैसीनोज है मेलबर्न के ना, तो उनका पता नहीं मंथली जो टर्नओवर है ना कैसीनोज वालों का, वो पता नहीं कितने मिलियन मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। तो वहां पर वहां बड़े बड़े वो जो है ना रॉयल्टीज, अगर आपने किसी बड़े रॉयल्टीज को मिलना है ना, तो आपको पास उसका पास होना चाहिए कैसीनोज का। कैसीनो का अगर आपके पास पास है तो आप जा सकते हैं। सिस्टर लोगों के पास तो पास नहीं है, लेकिन वो जो कंपनी है ना, कंपनी बेचती है, और कंपनी कार्ड्स कोइंस लेके देती है ताकि आप जाएं, जाके जो है ना वो जुआ खेल लें, जीतें, कमाएं वहां पर। और वहां पे तकरीबन 300 प्लस गेम्स हैं। इतनी बड़ी कैसीनो है। तो इस तरीके से, और अंदर से ऐसे 5 स्टार होटल्स होते हैं, बहुत लग्जरी कैसीनो है। और क्या? क्या? अगला भी मैं बताऊं? फोन आउट की है, वो बताया है ना। आगे अनसर्टेनिटी, क्या क्या क्या? अनसर्टेनिटी पढ़ो। स्पेक्यूलेशन, आवाज में आए, स्पेक्यूलेशन पहला क्या? और जिस दिन फॉरेन करेंसी का चैप्टर पढ़ाया था मैंने, पहले दिन पढ़ा दिया था क्या? स्पेकुलेशन। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किसी चीज को बाय और सेल करना इज द स्पेकुलेशन।
तो इसका मतलब है जो करेंसी है जिसको आप बाय सेल कर रहे हैं वो क्या है, हराम इन इस्लाम। जब एक चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है, उस चीज की सप्लाई क्या हो जाती है, कम, तो उस चीज की प्राइस क्या हो जाती है, ज्यादा। समझ लगे? क्यों? स्पेकुलेशन लीड्स टू ब्लैक मार्केटिंग। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अक्ल आ गई है, समझ आ गई है। जब हम छोटे होते थे, मतलब अक्सर आप देखा जाए ना, तो कई दफा आप डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आप ना मौलवी से फतवा लेते हैं ना, ये वो बच्चे भी छोटे, मेरी सिस्टर्स भी छोटी थी, हम भी छोटे थे ना, इतना पढ़े थे। पापा लोग पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदा एक रेलिवेंट स्टडी करके आया हो। मतलब किसी ने मतलब एमएससी की है, या किसी ने उस दौर की स्टडी एसएसटी में है कोई, मतलब ऐसे ही है। तो हम लोगों ने ना, हम लोग चावल और जो शुगर है ना, और जो गंदम है, इसको भी स्टोर करते हैं। आपको पता है जो हमारे पास गंदम आती थी है ना, हम उसको सेल नहीं करते थे। हमारा अपना स्टोर होता था जंग रोड के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग अपनी जितनी भी गंदम है ना, वो सारी की सारी हमारे स्टोर में जाती थी। और ये कब तक होता रहा, 2011 तक, 2011 तक ऐसा होता रहा। और हम लोग गंदम पता कब निकालते थे, उन दिनों में जब गवर्नमेंट गंदम लेने का बाहर से इंपोर्ट करने का सोचती थी। पाकिस्तान में गंदम खत्म, अब इंपोर्टेड गंदम, रशिया से हमेशा इन लोगों ने पहले अपनी सारी गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर रशिया से महंगी कीमतों पे गंदम लेते हैं। अब तो गंदम सारा सारी महंगी होती है ना, तब 3-4 महीने जो सितंबर के आसपास वाले हैं ना, गंदम बहुत महंगी होती थी, हम उन दिनों में निकालते होते थे गंदम। फिर थोड़ा शौर आया, मेरी सिस्टर थोड़ा पढ़ लिख गई, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको खत्म किया जाए। जिस टाइम गंदम कटे, मार्केट पहुंचे, हमारी जमीन थोड़ी नहीं, बहुत जमीन है, हमारे बेचने की वजह से, हमारे ना बेचने की वजह से ही ब्लैक मार्केटिंग होती है और डिमांड बढ़ती है। ये जितने भी शुगर माफियाज हैं, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर स्टोर, अच्छा, रमजान में अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि रमजान में चीनी की प्राइस इतनी चले जाती है, डिमांड ज्यादा होती है। उस डिमांड को पूरा किया जा सकता है अगर लोग अपना स्टॉक बाहर निकाल ले। लोग निकालते ही रमजान में, तब तक तो डिमांड बढ़ चुकी होती है और प्राइसेस भी स्काईरॉकेट हो चुकी होती है। स्पेकुलेशन लीड्स टू ब्लैक मार्केटिंग। तो ये जो करेंसी की बाइंग सेलिंग आप लोग कर रहे हैं, ये क्या है, हराम है। स्पेकुलेशन को इस्लाम ने हराम करार दिए, लेकिन माशाल्लाह से पूरा पाकिस्तान वकार जगह के पीछे पड़ा हुआ है। किसके पीछे पड़ा है, वकार जगह। इस सिस्टर ने जिन्होंने एसीसी और सीएफए किया है, उसकी वकार जका के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है, सिर्फ खुद उसके ऊपर रिसर्च की है। सर वकार जक्का तो बहुत गंदी बला का नाम है। समझ लगे? और वकार जका ने जो जो तरीके इस्तेमाल किए हैं फेम हासिल करने के लिए, सबको पता है। और जो सबको पता है। स्लोगन यूज करता है ना, वो पता नहीं किसके स्लोगन हैं। सर वो नट्टी के। हाँ वो तो है ही है, मतलब इल्यूमिनाटीज का तो आपको पता ही होगा सबको। तो ऐसा है, इतनी जल्दी फेम किसी को भी नहीं मिलता। जिस हिसाब से उसने कमाया और जिस हिसाब से उसने फेम, फिर अपना सिक्का लॉन्च किया, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया। मैं बताता हूँ पाकिस्तान में क्या होता है, हाँ कल वो मेरी ग्रुप तलहा के साथ हाँ भी यही जी। बहस हो रही थी पॉलिटिक्स के ऊपर, के सर उसने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया। मैंने कहा हाँ ठीक है, उसने काम नहीं किए, वो बात मान लेते हैं। अब होता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आसान हल क्या है, ख्वाब बेचो, लेकिन ख्वाब पूरे आपके ही होते हैं। उसने ख्वाब बेचे, इतने लोग पर मंथ 1500 रुपया सब्सक्रिप्शन देते थे उसको, और उसका जो ग्रुप था 65,000 लोग उसके मेंबर्स हैं। जरा उसको 1500 से मल्टीप्लाई करो, कितने करोड़ वो बंदा घर बैठ के कमा रहा था। और वो बंदा कौन, जो धक्के खा रहा था, ये छोटे मोटे शोज में नहीं इसको कोई बुलाता था वो, है ना। फिर अचानक ये एक दफा यूएसए गया, वहां से वापस आया। जब वहां से वापस आया तो माशाल्लाह से दिन ही फिरना शुरू हो गए। आपको पता है ये जितने भी ये इल्यूमिनाटीज और ये जो सब है, ये सब आपके माइंड के साथ ट्रिगर करते हैं, आपके माइंड को ट्रिगर करते हैं। इवन के एक आदमी ने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह वो बेची थी, और उसको किसी अदारे का बताया था, और वो वहां जाके
जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वो वहां जाके अपनी उस गर्लफ्रेंड से मिलके आया। इस्लाम के अकॉर्डिंगली चलो तो उसका बाप भी नहीं मिल सकता। ख्वाब आ जाए अलग बात है, तुम्हें नजर आ जाए वो अलग बात है, तुम्हारे ख्वाब ख्याल होते हैं, और ख्वाब तो इस्लाम ने कहा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत सारे सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कभी कुछ करते, कभी इमामत करवाते, कभी क्या करते। क्लियर? वो ख्वाब थे, समझ लगी? और अच्छा ख्वाब खुदा की तरफ से होता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, बस वैसा होता है। तो सुबह उठ के थोड़ा वो 10-20 रुपए सदका देना चाहिए। क्लियर है? तो कैसे मिल के आया? उन्होंने उसको इल्यूजन्स क्रिएट किए, उन्होंने उसको दिखाया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने है। इल्यूजन क्रिएट करना आजकल कहाँ मुश्किल, ये बाबे फिर वो बाबे जैसे, जो बैठे हुए हाँ, हैं तो कहते नहीं, ठगों के शहर, लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। हाँ, सर जैसे लालच ही है यहाँ पे। टेररिज्म पाकिस्तान में के लिए हमेशा ऐसा वो होता है। कर दिए थे इल्यूजन क्रिएट, चुप वो कर। आपको, सर टेररिज्म के लिए नहीं करते थे इल्यूजन क्रिएट, जैसे उनको बताते थे। वो लड़की को मिलके आया, उसको सुकून भी आया। क्लियर है? मैंने उसका पूरा इंटरव्यू सुना था आज से 2-3 साल पहले। मैं आज जाके यूट्यूब पे निकालने की कोशिश करूंगा कि अब मेरी जिंदगी पुरसकून है, ये है वो है वगैरह वगैरह। और जैसे हम लोग बैत करते हैं ना, वो लोग भी बैत करते हैं इल्यूमिनाटीज की। आप लोग जरा बता सका कि वीडियो देखो, वो एक सिग्नेचर सा ना अपनी हर वीडियो में डालता है, वो इल्यूमिनाटीज का सिग्नेचर है। क्लियर है? एक सिंगर है, वो जब गाती है ना, हाँ, तो मतलब उसके अंदर वो आप लोगों ने देखा नहीं है ना, उसके अंदर शैतान आता है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, अच्छा। और सबसे मेजर बात, हाँ, बिग बॉस में भी सिग्नेचर है। बिग बॉस भी बिग बॉस को भी इल्यूमिनाटीज जो है ना, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है, ये जो एक आई वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये सब इसराइली प्रोग्राम्स हैं। ये जो वन आई होती है, बिग बॉस है ना, वो एक आंख वाला प्रोग्राम है। क्लियर है? एक आंख वालों पे जब भी मूवीज बनने की या वो आई ना, बहुत से लोग जो है ना वो मरते रहे, वन आई से बोलते हैं। और ऐसे ऐसी दुनिया में भी लोग हैं। अच्छा, वो कौन सी वेबसाइट है, डार्क वेब है ना? डार्क वेब पे आप चले जाए, वहां पर एक दूसरे को मारने की स्पारियां, ये वो इस तरीके की चीजें दी जाती हैं। और डार्क वेब पे कहते हैं जब भी किसी बंदे को स्पारी मिली है या कुछ मिला है, तो एक आई आई है उसके सामने और आवाज आई है, और वो जो आंख है ना, वही आपका सारा जो माइंड फोकस है ना वो हिला देते हैं। तुम्हें घर बैठे बैठे तुम्हारे भाई को मारने में मजबूर कर देंगे। तुम्हें लगेगा इससे ज्यादा खबीज तो बंदा ही कोई नहीं। चलो मुझे तो एक्चुअल में लगता है ना, लेकिन आप लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगा कि इससे ज्यादा तो खबीज बंदा ही कोई नहीं है। क्या? तो इसीलिए बेटा, और जो दियो है, जिस दियो ने आना है वो तू ही तो है। तुझे क्या कैसा डर? दे की दे है तू, तुझसे लोग डर जाए? गली मोहल्ले के बच्चे बाऊ बाऊ करते भाग जाते होंगे। हाँ, गली के बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं। मतलब मैं तो गली में निकल जाऊं ना, बच्चे अंदर। क्या? तौबा के मतलब यहाँ पे तो कोई खास बच्चा ही नहीं है, वहां पे बच्चे खेल रहे हो तो इस तरीके से। मेरे भांजे भांजी है ना, वो मतलब मेरे पास नहीं आते, उन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा है ना, बोलते हुए। तो वो मतलब मैं ही उनको पारी पूरी करूँ तो करूँ, फिर मैं उनको जो कहूँ ना पारी करो, फिर वो थोड़ी सी पारी करते हैं, फिर पीछे मैंने कहा तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? कहते, मामू जब आपको गुस्सा आता है ना, मैंने कहा रैप्टा पड़ेगा। तो ऐसा होता है। उनको तो फेंट फेंट के मैंने मार देना। तो बच्चों आप लोग, अच्छा, दूसरी बात आपको पता है, शहनाज गिल का तो पता होगा सबको, है ना? इस टाइम उसका फ्यूचर पीक पे जा रहा है। इंडियन एक्ट्रेसेस का भी फ्यूचर तो खतरे में है, जितना उसका पीक पे जा रहा है। और और सर आप उसके मुझे फोन कर रहे मरने थे। से थोड़ा पहले शहनाज ने ही वीडियो में कहा था कि आई एम फैन ऑफ इल्यूमिनाटीज, एंड मैं 3.5 साल से उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, एंड मेरा ख्याल है कि मुझे पता नहीं कौन सा इवेंट है उसके ऊपर बुलाया जाएगा। तो ये यूएसए भी गई, वापस आई, उसके 7-8 माह के अंदर अंदर वो फोत हो गया। आपको पता है, आपकी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांगते हैं, और पता नहीं
कितने लोग में वो एक दिन पढ़ रहा था, मिस्टर बता रही थी, अब तक 25 से 26 27 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिन्होंने अपनी माओ को मारा, सर जी, कत्ल किया है। किसने किसको मार दिया? शहनाज गिल ने क्या किया था? शहनाज गिल ने ना इंटरव्यू में कहा था कि आई एम फैन ऑफ इल्यूमिनाटी एंड मैं जो वो हूं ना, यूएसए चली गई, फिर वापस आके क्या किया उसने? वापस आके उसके थोड़ी देर बाद ही वो जो उसका वो था सिद्धार्थ, उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? मेरी जान की टोटे, ये हमेशा आप लोगों को लगता है, आप जाके जरा डॉक्यूमेंट्री पढ़ो, जर्नलिस्ट ने उन दिनों में क्या क्या कुछ कहा। ठीक है, मान लिया, चलो जी, नेचुरल डेथ है ना, सिद्धार्थ गया, और उसके बाद सिद्धार्थ जब गया उसको 6 मिलियन पे छोड़ के गया। अब विद इन 1 ईयर वो 12 मिलियन भी क्रॉस करने वाली है, कर लिए आई थिंक सो। और दूसरी बात ये, चौथी पांचवी उसकी मूवी आ रही है माशाल्लाह से। पहले कहां था सलमान खान? पहले सलमान खान को शहनाज नजर नहीं आई, अब सलमान खान हर इवेंट में, हर जगह उसको बुलाता है। समझ लगी? तो अपनी सर जी, सर बात सुने, सर बात सुने। क्या सर वो छोड़े तलवारों को। समझ लगी क्या कह रहा है? कम्युनिटी में जाना चाहूँ तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा अजीज चीज आप हैं, तो ये फिर पढ़ना मुझे ही आपको पड़ा मारना। बेटा, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करी ना कि तुझे मुझे मारना पड़े। तो देखे ना, अब आपके साथ इतनी मोहब्बत की है तो हमारी कामयाबी में आप रुकावट थोड़ी बनेंगे। तू रूहानी बाप को मारेगा। सर मैं थोड़ी मारूंगा, वो लोग कुर्बानी मांगी है। क्या कह रहा है? कुर्बानी तो अब देनी पड़ेगी ना सर जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता बेटा है। बकवास बंद करो, वैसे तुम सारा दिन इस्लाम इस्लाम करते हो, ये इस्लाम से मुतसादिम चीजें हैं। यस सर, मैं सिर्फ तो मजाक अल्लाह कर ने रहा आप लोगों के लिए लिख दिया है, ना आपको उससे ज्यादा मिलेगा ना आपको उससे कम मिलेगा। डरो इस बात से कि अल्लाह ने आपके लिए इस तरीके से ना लिखा हो कि ऐसे आपको मिलेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ तो फिर आपका इतना सा इनपुट उसको इतना आउटपुट कर देगा। और काला इलम अल्लाह के साथ जंग है, तो ये सरासर अल्लाह के साथ जंग है। क्या कि अल्लाह ताला पाक चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकते? यहाँ क्या महबूबिन फलाना जिन पता नहीं क्या क्या रोज आता है। इवन के ये जो है, अभी तो जरा थोड़ा कम हो गया, पहले फोन आया करते थे। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, कभी भी कभी भी अपना मसला बताने के लिए आलिमों को फोन मत करो। इनको मैं आलिम नहीं आमिल कहूंगा। क्या आमिल बोलते हैं? आमिलों को फोन मत करो। क्यों? पहली कॉल आप करेंगे बस, उसके बाद आपको जाना ही पड़ेगा। आपका दिल घबराएगा, आपका दिल नहीं लगेगा जब तक आप वहां चले नहीं जाते। फिर वो कहेगा बकरा दो, छतरा दो। यहाँ कुर्बानी पे लोग बकरे नहीं खरीद पा रहे, तो वहां पर कैसे देंगे? फिर इस तरीके से वो लोगों से पैसा निकालते हैं। जिन भी बड़े अच्छे, जिन चिकन में मानते हैं, मतलब जिन, मतलब जिन्नी माशाल्लाह से मुंडन हुए पड़े, उन्हें बकरा खाना है। अल्लाह मुआफ करे। हाँ, मैंने इस बार कुर्बानी करनी थी, तो क्या नाम लेते होते हैं, तो बकरों के रेट, मेरे मामू के पास बकरे थे ना, मैंने सोचा मामू से खरीद लूंगा। इतना था बकरा, देसी था। मामू कहते 75,000। मैंने कहा बकरा उठा, निकल जा, नजर ना आई। मैंने कहा इस 75,000 में मैं और पैसे डाल के 3 4 5 हिस्से ना बना लूंगा अपने बड़े के। कभी भी नहीं। मैंने कहा तो आधा करवानी करनी तुम्हारे इस बकरे की, क्या ना, कुछ भी नहीं। अनसर्टेनिटी, क्या क्या अनसर्टेनिटी। पढ़ना शुरू करो। This is seen as being taken to gambling. ऊपर ऊपर दोबारा, हाँ। Uncertainty, where transactions involve speculations or extreme risk is seen as being taken to gambling. गैम्बलिंग में क्या है? अच्छा, गैम्बलिंग में क्या है? अच्छा, बट लोगों को लगता है, अच्छा गैम्बलिंग की तो बात सुनो, इन 4 बच्चों की फीस, अच्छा अस्तगफिरुल्लाह,
भाई कुर्बानी नहीं देनी, बेशक 10 बच्चों की फीस जाए। अनसर्टेनिटी, कुर्बानी वाजिब है ना, और फर्ज है साहबी इस्तात पे। बंद करो बच्चों। और कुछ तो ऐसे लोग हैं माशाल्लाह से वो साहबी इस्तात ही नहीं होते। मतलब ऐसे हैं, उनसे आप पूछें तो इन्हें नहीं। जैसे ना मैंने अभी से टोका, मैंने कहा तुमने कुर्बानी देनी है इस बार, मुझसे छोटी है तो अभी उसकी हाउस जॉब हुई है, मतलब मेडिकल कॉलेज में। तो कहती यार 40,000 रुपया मिलता है, मैं सोच रही हूँ मुझ पे कुर्बानी वाजिब है या नहीं। मैंने कहा हम तो तुमसे पैसे लेते ही नहीं, 40,000 है तो हिस्सा डाल लो, एक 40,000 का एक सैलरी का हिस्सा चला जाएगा, कुर्बानी तो दो, तुम पे वाजिब है। 40,000 के साथ तो देखो 4,80,000 रुपये साल का बन रहा है। हाँ तो सावे निसाब है, हर बंदा कह रहा है अच्छा पता नहीं। जी बेटा, पर ईद की छुट्टियों के बाद कम से कम 10 दिन लोगों ने नहीं आना, क्यों? जब तक उसकी टिक्का बोटियां खा ना ली, उस बेचारे को फिर से खत्म ना कर कि अच्छा। मैं बता दूं अभी इसने मतलब बात की है ना, तो हमारे मतलब तो ये होता है कि हम तो गोश्त देखते भी नहीं। कुर्बानी ना तो हमारे घर होती है, कुर्बानी होनी है गांव। अब और हमारे यहाँ इतने हिस्से होते हैं कि जो जो कमा रहे हैं ना उसका हिस्सा है, मतलब अगर 7 लोग कमा रहे हैं वो थोड़ा कमा रहे हैं, तो उन 7 ने 25-25 हजार डाल के ना अपना एक कट्टा शट्टा ले लेना है, क्लियर है। और एक तो कुर्बानी में कट्टा करना ही है जिसके अंदर 7 हिस्से होते हैं, फिर दूसरा तायाबू ने भी करना है, चाचू ने भी करना है, हर एक का एक एक कट्टा मस्ट है। बाकी बकरे भी मस्ट हैं जो पाले हुए होते हैं। हम लोग खाते नहीं, तो हम लोग फ्रीजर फ्रूजर भी नहीं भरते, हम लोग उस दिन भी चिकन खाते हैं। चिकन चल रहा होता है हमारे घर, बिरयानी, मतलब मॉर्निंग में उठ के 6-7 बजे हमारे घर बिरयानी बन जानी। मैं आपको पिक्चर्स भी भेजूंगा इस बार कोरमे की। हाँ मतलब, और अहमद भाई लोगों की तरफ चले जाए, इनके फ्रीजर का एक पोर्शन जो है पूरा वो ऑक्यूपाई किया हुआ है मटन में। मतलब महीने का तकरीबन एक बकरा आ जाता है इनके घर। ये इतना, ये हर चीज में जो है ना वो खाते हैं, मतलब मटन डालते हैं, और हम तो हर चीज में यहाँ चिकन यहाँ डालते ही नहीं। बर्गर फैमिली, यही कह लो यार, नहीं मजा नहीं आता। और अगर मैं करते देख लूं, चाहे वो मुर्गी ही क्यों ना हो, मैं गोश्त लेके नहीं आ सकता। अगर मैंने उसको करते देख लिया, चाहे वो ब्रायलर ही क्यों ना हो, मैं नहीं फिर वो खा सकता। जिस दिन मैं यहाँ से गुजरू ना, यहाँ से है ना, वो सामने मुर्गियां वगैरह पड़ी होती हैं, बस फिर उस दिन अहमद मुझे कहीं भी जाएगा अली चिकन, मैंने कहा नहीं आज नहीं चिकन खाना, आज मैंने देख लिया। तो सारा दिन ना एक वो होता रहता है। और हम तो शुरू से ही नहीं खाते, मुझे बहुत बुरा लगता है मटन शटन। और अबू बोलते होते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते ये वो, हमारी वैसे अबू लोगों को भी नसीब नहीं होता कोई बना के दे तो अबू लोग भी खाएं, तो इसलिए, और ना ही किसी से बनता है, टाइम ही नहीं। ओके बच्चों इधर। This prohibition, for example, would rule out speculating on the future and option market. हाय हाय हाय, डेरिवेटिव्स की बात आ गई ना, हराम है। मैंने तो जिस दिन पढ़ाया था मैंने तो उसी दिन कह दिया था क्या है, हराम है। क्यों? फ्यूचर अनसर्टेनिटी की बेस पर आप आज ही क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव बुक कर रहे हो कि हम किससे बच जाए, नुकसान से बच जाए। आज ही आप डेरिवेटिव बुक कर रहे हैं ताकि आप नुकसान से बच जाए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये अनसर्टेनिटी को डील करने की कोशिश है ना, दिस इज हराम इन इस्लाम। नेक्स्ट, Insurance is related to uncertainty, is limited if it is related to unavoidable businesses. It is based upon the principle of shared responsibility for shared financial security, and that members contribute to the mutual fund not अच्छा हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। म्यूचुअल इंश्योरेंस which relates to uncertainty is permitted if it is related to reasonable unavoidable business risk। समझ लगे? Next, it is based upon the principle of shared responsibility for shared financial security, and that members contribute to a mutual fund not for a profit but in case one of the members suffers misfortune। म्यूचुअल फंड का मतलब समझते हैं, सबने मिलके जो क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो कहते हैं अगर म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन हो इन इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस भी अगलों ने लिखा हुआ है रीजनेबल
अनअवॉइडेबल बिजनेस रिस्क, जो आपको पता है, जैसे मुझे पता है करेंसी का डॉलर ऊपर ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, और मैं हेजिंग कर रहा हूं, हराम है इस्लाम में। क्लियर है? ये उम्र ने ना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसने इसलिए छोड़ जाना है, लेकिन आप इसकी बातें सुन लो, सर बर्गर नहीं, सर सैंडविच है, केला पकड़ लो तुम सर का। अभी ये वो ना बचे हैं इससे बचत कर लो। ये क्या चल रहा था भैया, खुदा ना खास्ता, पढ़े जरा जल्दी से। Certainty about the subject matter in terms of object. एक दफा स्कैन में भी ऐसे ही हुआ, मैं तो पढ़ाता था तो सर हम मिस फातिमा वो लोग हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्कैन वालों ने कहा था कि अली तुम मेरे बैच में ना कल आना परसों आना, ये वैसे चल रहा था, बीच में मेरा कैमरा ऑन हुआ, मुझे पता नहीं लगा, मैं ऐसे बातें सुन भी रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ ऐसे, और तकरीबन आसपास मेरे 32 मुल्कों की फौज बैठी हुई है, कि मेरी फैमिली, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई इधर कोई बैठे हैं सारे। सर माँ कहते हैं बेटा आप जंगल चले गए, मेरी फैमिली हंस हंस के पागल हो गए हम लोग। फिर मैंने कहा ओ कैमरा ओके, फिर मैंने सर को मिलवाया, मैंने कहा सर, तो फिर इस तरीके से करके ना मिस फातिमा तो वैली मिस फातिमा और मेरी मामा है ना, समझ लें कि बेस्टीज बन चुकी हैं, मतलब मिस फातिमा अभी भी मेरी मामा को फोन कर लेती हैं, मेरी मामा मिस फातिमा को फोन कर लेती हैं, तो उनकी शुरू शुरू में बात होती थी मेरी शिकायतों पे। हाँ मामा ने कुछ भी हो ना मिस फातिमा को बताना, ये नहीं करता, ये खाता पीता नहीं। मिस फातिमा एक दिन क्या हुआ, मैं ना नाराज था, मिस फातिमा आई मैकडोनल्ड्स लेके ना, मिस फातिमा कहती कि ना ये ना हमारी क्लास में एक नाराज बच्चा है, मैं उसके लिए लेके आई हूँ ना। ओ शिट, मुझे पता लगे, मैंने कहा लगता है मैंने बताया होगा कि ये नाराज है, उसने कुछ खाया नहीं है। तो मिस कहती पहले ये तुम खाओगे फिर क्लास जो है ना वो स्टार्ट हो। तो मिस तो है ना वो एक माँ की तरह ही है मेरे लिए ना। मिस फातिमा, कोई बच्चा मुझे कहे ना मिस फातिमा की समझ नहीं है ये वो, मुझे पसंद नहीं होता। क्लियर है? लेकिन आप ये मत समझना कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगा, अगर आपकी फैमिली वालों का मुझे फोन आएगा कि सर इन्होंने कुछ खाया नहीं, तो मैं कहूंगा जो इन्होंने नहीं खाया वो आप मेरे लिए भेज सकते। यहाँ रूल अलग है। हम इसको आसमान बाहर चले जाएं आप प्लीज, आप जहां से आए हैं उसी रास्ते से। हाँ जी बताता हूँ, चले जाएं, 1 घंटा 7 मिनट लेट हैं आप। और कल आप कैसे कह रहे थे कि सर हमने तो फिजिकल क्लास ही लेनी है ना, आज कहाँ थे आप? इतना लेट? कितनी दूर? वैसे तो सारा दिन यहाँ पे कुत्ते खस्ती कर रहा होता है, कभी किसी के हॉस्टल कभी किसी के हॉस्टल। बंद कर दरवाजा, एसी लगा है, बैठ जाओ आके। बेटा कोई बात नहीं, जो चीज बड़ी होनी चाहिए थी वो मेरे पास भी है, दिल छोटा हुआ कोई बात नहीं, चल जाएगा दिल छोटा। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट दोबारा। हाँ जी तरह को प्लीज इसको जरा गौर से सुन लेना, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए कि ये आपके इस्लाम के कानून के मुताबिक है, मैंने नहीं बनाया हुआ। दोबारा पढ़ो इसे, अनसर्टेनिटी वाला दोबारा पढ़ो। Certainty about the subject matter and terms of contract. This includes a prohibition on selling something that one does not own. किसी ऐसी चीज को बेचना जो किसी और की मलकियत में हो, आपकी मलकियत में ना हो, फॉरबिडन इन इस्लाम। बताया था, इतनी देर से बता रहा हूं कि पूरी मार्केट ही किसमें चल रही है, हराम पे। आप हाइपरस्टार चले जाए, प्रोडक्ट दिए हुए हैं हाइपरस्टार वालों को, आफ्टर सेल पे किस पे बिकेंगे तो आपको पैसे आएंगे, नहीं बिके तो वो इतने दिनों के बाद कहेंगे अपने प्रोडक्ट आप अपने घर लेके जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हराम। मेरा एक स्टूडेंट है, उनके घर का जो अचार है ना वो मेट्रो में जाता है, मेट्रो में जितना भी अचार है पिछले 3 सालों से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके पास है, वो अचार बना के बेचते हैं, वो आफ्टर सेल। हाँ हराम है, सिर्फ
सिर्फ उसके लिए नहीं, जितनी भी सेलिंग हो रही है अब इन द पाकिस्तान सब हराम है, क्योंकि यहाँ आपने पीछे से माल उधार पे उठाया होता है। हम कहते हैं अक्सर लिखा होता है, अम्मियों से भी बात कर लें, अब्बुओं से बात कर लें, उन्हें बेशक बिजनेस का नहीं पता, लेकिन ये बात सबको पता है कि मार्केट उधार के बगैर चल ही नहीं सकती। और इस दिन मैं शारिया लॉ में पहले भी क्या बता गया, आप हटाओ उन कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जिनमें ज्यादा बोरविंग हो। बात समझ आई? दिस इज पर वो कमीशन लेते हैं या वो फिर रिटेलिंग प्राइस वापस करते हैं क्या, आफ्टर सेल वो कमीशन लेते हैं या रिटेलिंग प्राइस वापस करते हैं? नहीं ना, उन्होंने मतलब अपना पोर्शन ले लेना है, बकाया सारा हमारा ही है। उन्होंने अपनी परसेंटेज ले लेनी है पर प्रोडक्ट के बेस पर, बाकी सब जो है वो हमारा है। मतलब कमीशन हो गया एक किस्म का। यार बड़ा बड़ा पैसा, आप यकीन नहीं करना, मेरी सिस्टर लोगों ने जब लम्स में पढ़ते होते थे ना, लम्स में अगर वो उसने 4 साल पढ़ी है ना, तो उसने तकरीबन 10 बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, 10 बिजनेसेस, उससे भी ज्यादा। सेलिंग मतलब स्टिचिंग ऑन द डे, मैंने आप लोगों को शायद बताया हो, स्टिचिंग ऑन द डे भी स्टार्ट किया था। फिर हाइपर स्टार, और इसको ये लोग ना बच्चों की जो जीन्स है वो बना बना के प्रोवाइड करते थे, हाइपर स्टार पे भी और वो जो कैरी फॉर है वहां पर भी, समझ लगी? तो ये भी स्टार्ट किया काम उन्होंने। फिर उन्होंने ये जो है कोविड के दिनों में प्लांट्स जो है वो मंगवा मंगवा के उसको भी ऑनलाइन बेचा चाइना से। फिर बर्गलरी अलार्म्स जो होते हैं वो एक बिल्कुल ऐसे डिजाइन के थे कि मतलब वो लगता ही नहीं था कि मतलब वो है, और वो भी उन लोगों ने बना बना के जो है ना वो सेल किए हैं डिफरेंट बिजनेसेस को, ये वो बहुत उन्होंने। और क्यों वहां पर जिसे कहते हैं नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस एंजल्स है। तो मेरी सिस्टर ने 3 साल बिजनेस एंजल के तौर पे रिएक्ट किया है, तो मतलब वो उससे ऐसा होता है एक्सपोजर, और बाद में जो भी करनी पड़ी। आगे चलो बच्चों, क्योंकि कोई चला ही नहीं बिजनेस वैसे। हाँ, तो लेकिन किस्मत जिसकी हो, अब जोनी एंड जुगनू वाले जो है ना, ये जो है जे वाले, वो जो इत्तेसाम लड़का है ना, उसको मतलब ये चीजें जानती हैं, वो उनका सीनियर था, उन्होंने स्टार्ट किया था ये जोनी एंड जुगनू, 8 करोड़ की फ्रेंचाइज है। पढ़ लें आप जरा। These are special financial techniques available for contracted to manufacture a product for a customer. This is necessary because the product does not exist and therefore cannot be owned for its made. Manufacturer can promise to produce a specific product under certain agreed specifications at a determined price on a fixed date. Specifically, in this case, the risk taken is by a bank which would commission the manufacturer and sell the goods onto a customer at a reasonable profit for undertaking the risk. Once again, the bank is exposed to considerable risk. Avoiding contractual risk in this way means the transactions have to be explicitly defined from the outset. Therefore, complex derivatives, instruments, and conventional short sales or sales on margin are prohibited under the समझ लगी? अच्छा, अभी तक ये को ये बात समझ नहीं लगी होगी कि इसने कहना है कि ये क्या, अब उन्होंने बीच में बैंक को इन्वॉल्व किया, तो वो कह रहे हैं कि अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क है वो अब आपका नहीं है, वो बैंक बियर कर रही है, तो वो बैंक उस के ऊपर अपना मार्जिन चार्ज कर रही है। तो उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो है ना डिफाइंड फ्रॉम द आउटसेट, ये ऊपर एक्सप्लेन की हुई एग्जांपल में नहीं आता जो उन्होंने लिखा था कि वो हराम इन इस्लाम। बात समझ आई? बकाया जब तक प्रोडक्ट बन नहीं जाता आप उसको बेच नहीं सकते, एंड कस्टमर्स तक आप उसको बना नहीं सकते। अगर बैंक है प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों एग्जैक्टली, रिस्क बेयरिंग जो है ना, यहाँ पर आप क्या है, बैंक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क की बेस पर आप लोग वो नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि शारिया लॉ जो है वो 1400 साल पहले का है, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्लियर है? एंड 1970s में जब सऊदी अरेबिया एंड यूएई में इस्लामिक बैंक्स बनी तो उन्होंने सबसे पहले इस लॉ को इस्तेमाल किया। फिर मलेशिया और बहरीन में माशाल्लाह से 1990s में इसको इस्तेमाल किया गया, एंड अब 1 ट्रिलियन यूएसडीटी जो है वो एसेट्स अंडर द इस्लामिक फाइनेंस आते।
प्रिंसिपल क्या है? पैसे को पैसा जनरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, रिस्क शेयर होना चाहिए। बात समझ आ गई? रिस्क शेयर होना चाहिए, लेजिटिमेट सोर्स से आई हुई होनी चाहिए आपकी इनकम, लॉफुल सोर्स से। और प्रोहिबिटेशंस क्या है? रोका किन किन चीजों से गया है? रिबा हराम इन इस्लाम। क्यों हराम है? रिबा इज अ बर्डन, रिबा बर्डन है किसके ऊपर? 3 लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? पहला बोरवर, उसके ऊपर तो बर्डन है ही है, इकोनॉमी के ऊपर भी बर्डन। समझ लगी? ये जो आप लोग कह रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अक्सर लोग उस दिन मतलब जो जिस दिन पहली क्लास थी तो उसने कहा कि सर हमारे पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है, हम उसकी कंपनसेशन मांग रहे हैं, है ना। इस्लाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। इस्लाम कहता है नो। फिर हेल्प क्या हुई? किसी की हेल्प क्या हुई? तो वहां ऊपर लिखा भी हुआ था कि रिटर्न के अलावा एथिकल वैल्यूज और सोसाइटी को भी फायदा हो, ये आप लोगों का प्रिंसिपल होना चाहिए। रिबा के बाद वो इन्वेस्टमेंट्स जो इलीगल है, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, पॉक, ये सब क्या है? हराम है। क्लियर है बच्चों? सिर्फ पोर्नोग्राफी ही हराम नहीं है, देखना भी हराम है। तो इसीलिए कैसे बनाना ही नहीं, बना थोड़ी आप लोग रहे हो, देख तो रहे हो, वो भी हराम है। वो देखो वो पैसे लेके गुनाह कर रहे हैं और हम यहाँ पे फ्री खाते में। हाँ, अब वो एक्टर एक्ट्रेस को देख लो, चलो वो गुनाह कर रहे हैं पैसे लेके, है ना। और इस्लाम में गुनाह करने वाले को माफी है, खिलाने वाले को माफी नहीं। खिला कौन रहा है? वो सब खिला ही रहे हैं, तो हम देख रहे हैं। दोनों ने पकड़े जाना, उन्होंने उनको कम सजाएं मिलनी है, हमको ज्यादा। अनसर्टेनिटी क्या? दोबारा, स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग, सब क्या है? हराम है। सब क्या है? हराम है। फिर अनसर्टेनिटी, जो चीज आपकी ओनर में नहीं है आपने उसको बेचने की जरूरत नहीं करनी, जो चीज आपकी ओनर में नहीं है आपने उसको बेचने की जरूरत नहीं करनी। आगे पढ़ना शुरू करो। हाँ, As mentioned above, the receipt for interest is not allowed under Sharia. Therefore, when Islamic banks provide a finance, they must earn their profits by other means. This can be through a profit share relating to the assets in which the finance invested, or can be via a fee earned by the bank for a service provided. The essential feature of Sharia is that when commercial loans are made, the lender must share the risk. If it is not so, then any amount received over the principal of the loan will be regarded as interest. and riba in haram is haram in Islam. जी बेटा, आपने डिस्क्लोज करना है, बात को क्लियर है। लेकिन माशाल्लाह से डीलर भी ना बड़ी बड़ी जात के हैं और डीलर बहुत बहुत कम जात के भी। हाँ, हमारे पास एक डीलर है मजर, वो इतना कम जातिया इंसान है कि मैं कहता हूँ उससे ज्यादा गिरी हुई जात नहीं मैंने आज तक देखी। वो बंदे को बैठे बैठे चूना लगा जाता है और पता भी नहीं लगता कि बंदे को चूना लग चुका है। डीलरों की तो बात करें ही ना, डीलर हमें कुछ कहते हैं, अगलों को कुछ। ये जो घर में जिसमें हम रह रहे हैं, मैं कहता हूँ डीलरों ने जान खाई पड़ी। रोज कहते हैं छोड़ दे, फिर बैठ जाते हैं हम भी बेशर्म, वो भी बेशर्म। वो भी कहते हैं रोज निकल जाओ, फिर थोड़ी देर में कहते हैं ना निकलो। हम भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, फिर हम भी बगैरतों की तरह बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, उनको भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। हाँ बेटा, हम तुम्हारी बचपन में उसको बेचते रहे, तुम्हें सारे क्लाइंट्स तुम्हारे उसी से आए थे। सर ये शारिया बेसिकली होता क्या है इस्लाम में? क्या? ये शारिया जो हम पढ़ रहे हैं ये इस्लाम में होता क्या है? शारिया बोर्ड है ना। शारिया मतलब अच्छा, शरीयत के अकॉर्डिंग जो फाइनेंसिंग करनी है ना, उस बोर्ड को बोलते हैं शारिया लॉ। शारिया एक बोर्ड है, ये देखो, ये नीचे में हम लोग को पढ़ा होगा कभी, शारिया बोर्ड। शारिया बोर्ड है, तो लगे आप लोगों को? तो दिस इज। अब जरा आ जाते हैं अच्छी वाली चीजों पे, तो प्लीज जरा थोड़ा सा आंखें खोल लें, आगे बढ़ना शुरू करो। There are a number of Islamic financial mentioned in the
interest and giving can provide their credit. हाँ Is a form of हाँ जी हाँ मैं एक मिनट बच्चों मैं लिख नहीं सकता। मुरबाहा का मतलब क्या है? जैसे आपका बैंक लोन होता है क्या, ट्रेड क्रेडिट, क्या दोबारा ऊंची आवाज में, ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है मिस्टर? ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है? आपने बिजनेस करना है, आपको क्या चाहिए? लोन चाहिए। दोबारा, आपने बिजनेस करना है, आपको क्या चाहिए? ऊंची लोन चाहिए। अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग में जाएं तो वो आपको क्या देंगे? लोन ही देंगे। तो मैं सबसे पहले मुरबाहा पढ़ा रहा हूं। अच्छा, ये किसके साथ मिलता जुलता है? ये मिलता है आपके ट्रेड क्रेडिट से, आपके लोन से मिलता है। किससे मिलता है? लोन से मिलता है। लेकिन बच्चों, अच्छा सर लोन तो इस्लाम में हराम है। हराम है ना, अभी मैं पढ़ा के हटा हूं। लोन हराम है, क्यों? उसके ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, विच इज हराम इन इस्लाम। तो मुरबाहा में और लोन में क्या फर्क है कि मुरबाहा जायज है एंड लोन नाजायज है? अब आप लोग को मुझे बताना कि सर जो कहते रहते हैं बैंक बैंक बैंक, तो तला यकूब आइंदा के बाद तुमने मुझे कुछ नहीं कहना। पढ़ो। Mubaha is a form of trade credit for assets acquisition that avoids the payment of interest. That the bank buys the item. बैंक बाय द आइटम, बैंक आइटम को क्या करेगी? बाय करेगी। आगे, Sell it to the customer on and deferred basis at a price that includes an agreed margin for profit. जब बैंक से खरीदेगी फिर आप उससे customer हाँ जी। control आ गया। अब कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिस्क है वो मेरे ऊपर नहीं है, वो बैंक बियर कर रही है। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया। मुझे लोन चाहिए था, मैंने गाड़ी लेनी थी, मुझे लोन चाहिए था, बैंक ने लोन नहीं दिया। बैंक ने गाड़ी खुद खरीद ली। मुझे कहा कि अली हसन तुम डेफर्ड बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके पे कर देना। सर ये तो बिल्कुल इंस्टॉलमेंट की तरह हो गया। तो बच्चों इंस्टॉलमेंट जायज है, सिर्फ चीज आपकी अपनी होनी चाहिए। मेरी चीज है, अब आप लोगों की फीस नहीं है, फिर तो ये भी हराम होनी चाहिए। हराम ही है, क्लियर है? पहले आ रही है, बाद में आ रही है, एंड पे आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग मुझसे कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो आपकी मिल्कियत में है ही नहीं, आपकी तो फीसें लेट आ रही हैं। इसका मतलब है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी सर्विस है, मैंने आपको क्या दी हुई है? वॉलंटरली मैंने आपको इजाजत दी हुई है। समझ लगी? चीज मेरी मिल्कियत में है तो मैं दे सकता हूं। समझ लगी? मेरी मलकियत में चीज नहीं है, मैं उस पर कैसे बेच सकता हूं उसे? तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। लोन हराम है, ये आपको लोन नहीं दे रहे, प्रोडक्ट बैंक बाय करे, आपको कहे कि आप डेफर्ड बेसिस पे क्या कर दो? पे कर दो थोड़ा थोड़ा करके, और एग्री कर ले इस पे एक मार्कअप कि हमें इतना ऊपर मार्कअप चाहिए। अब कोई मसला नहीं, आपकी चीज है, इस्लाम ने आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप अपनी चीज को चाहे जिस प्राइस पे चाहे जिन मर्जी शर्तों पे बेचें, प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। ये कभी देखा कानून में? मैंने लगाया ओएलएक्स पे कि मेरी जो घड़ी है ना वो 5 करोड़ की है, और अगले दिन मैं नैब उठा के ले गई। देखा है कभी? मेरा प्रोडक्ट है, किसी ने खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। अब ये जो ब्रांडेड ड्रेसेस हैं, ये जो शादियों के कपड़े हैं, मैं कहता हूँ इनको बैन हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैन। अभी हमने घर में शादियां करनी है, बाकी सारी चीजें नहीं दुखती, वो तो देना ही है, सारी जिंदगी काम आना है सब कुछ। एक ही चीज दुखती है, लड़कों की शेरवानियां और लड़कियों के लहंगे। क्यों? एक दिन इन्होंने पहनना है, और अब ये रिक्की विलियन पे चले जाए, 1.5 लाख से नीचे कोई शेरवानी नहीं। और थ्रेडेड नीडल पे चले जाए, और ये चले जाए फतेह के सामने, मैं कहता हूँ 7 लाख से कोई लहंगा नीचे नहीं है। रोको इन्हें, इनको तो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, अपनी चीज की प्राइस हम जितनी मर्जी रख सकते हैं, कस्टमर पे डिपेंड करता है कस्टमर बाय करे या ना करे, रोक नहीं सकते आप किसी को। जैसे आप चले जाए पीसी होटल है ना, 500 की कोल्ड ड्रिंक, 500 का केन आता है, 500 का केन, तो अब वहां जाके ये नहीं कह सकते ओ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तुम आना है आओ, नहीं आना ना आओ। 500 का बाय 300 का तो माशाल्लाह से ये चले जाए आप फूड चेन, फूड मार्केट, वो क्या है वो
बादशाह मस्जिद के सामने फूड स्ट्रीट, हाँ, कोकोस डेन, हवेली, हाँ, मोको, वो वहां सब यही है। 300 का है चेन। एक दफा हम लोग चले गए, वहां भी यही हुई थी। वहां पे गए, हमारा काफी ज्यादा बिल बना। पहले तो हम लोग खाते रहे, बाद में मम्मा कहती तुम लोग को गैरत नहीं आती है, वो मामा बोलने लग पड़ी। मैंने कहा मामा सिनरी के पैसे हैं। मामा कहती तो सुबह टिकट लेके अंदर जाके देख लेते मस्जिद को। उफ अल्लाह, मैंने कहा मामा को यहाँ कौन ले आया है, कौन इन थर्ड क्लास लोगों को यहाँ ले आता है। तो मतलब मैं को कि चलो निकले यहाँ से कि मतलब, और वहां पर वो आया, कौन आया, अली जफर अपनी बेगम के साथ। अब वहां टूट के पड़े तो होटल की सिक्योरिटीज को रोके, है ना, मेरा भी तो, मैं ऐसे देख रहा था, मैं भी थर्ड क्लास में ऐसे देख रहा हूँ, अली जफर मुझे स्ट्रांग मारी, अगर तू उठा ना तो याद रखना, वो कोई फरिश्ता नहीं आ गया जिसको देख के तो सब लोग उठ रहे हैं, कोई रेपुटेशन रखो, मैं तो देख भी नहीं रही उसकी तरफ, चुप करके नजरें नीचे रखो। हाँ सही, मैंने ये देखा तो सही पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे ना, वो अपनी बातें करे, उनको पता ही नहीं अली जफर आया, और जो दूसरे बेचारे हमारे जैसे कभी कभार जाने वाले, ओ अली जफर, और लड़कियां कह रही थी हम मर जाऊंगी अगर अली जफर को ना देखा। एक दफा वो जो बिलाल सिद्दीक था, जिसके कौन था, जो बिलाल सईद, तौबा में उसका कॉन्सर्ट होना था, तब हम भी बच्चे थे, अब तो हम इन लोगों को एल्बम भी नहीं रखते। हाँ, मैंने मर जाना अगर मैं कॉन्सर्ट पे ना गया। ठीक है, पापा कहते ठीक है, कॉन्वेंट की तरफ से कॉन्सर्ट अरेंज है, तो आप लोगों को टिकट 300-300 रुपया, मतलब हमें पड़ा था 300 कॉन्वेंट को, 600 की टिकट थी। पूरे टोबा वालों ने टिकटें वगैरह खरीद ली, सारा कुछ हो गया, वो आया ही नहीं। कोई इवेंट हो गया था, वो आया ही नहीं। पापा कहते मर, मैं तो कल पुल रख पाया, मर, मरिया क्यों नहीं तू? मैं बेड पे बैठा हूँ, पापा मेरी यहाँ से आया खड़े होके, मर मर। मैंने कहा या अल्लाह, ये मुझे मार के रहेंगे। तो मैं फिर कहूँ अब वो नहीं आया, अगर फिर मैं बदल गया, मैंने कहा अगर वो आ जाता और मैं ना मिलता फिर मैं मर जाता। अब वो कहते मैं जुत्ती ला के ना तेनू, वो सीधा करना। तो मतलब इस तरीके से। और अभी तो कोई कॉन्सर्ट वगैरह भी हो तो कभी कोई वो बहुत ज्यादा वो किया ही नहीं, कि जिसे कहते हैं कि जी उसको मिला क्यों नहीं, मैं उसको जफ्फियां क्यों नहीं डालनी, तो अब उस तरह थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है ना। तो तब तो मैं कह रहा था ये बिलाल सही, तो उसके गाने भी बड़े चल रहे थे, तो अब तो वो फारिग हो गए हैं। हाँ बहुत, ये फेम है ना, फेम एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो हाँ, तुझे तो दुनियावी चस्का भी नहीं मिला, तुझे कैसे पता है? आगे चलो बच्चों, कौन से चस्कों की बात हो रही है, मुझे स्नैपचैट पे बताना। The markup is fixed in advance and cannot be increased. Even if the client does not pay within the time agreed in the contract, payment can be paid by installment. The bank is just exposed to business risk because if its customer does not pay the good, no increase in the markup is allowed and the goods belonging to the bank might qualify. सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? दिस इज व्हाट, दिस इज मुरबाहा। ट्रेड क्रेडिट है, आपको लोन दिया जाता है, बट पहले बैंक पैसा दे के अब चीज को अपनी मलकियत में ले लेती है, एंड देन आपने उसको डेफर्ड बेसिस पर क्या करनी है, पेमेंट करनी है। अगर आप चीज को नहीं लेते फिर तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अब लोग कहते हैं यार फिक्स बेसिस पर, फिक्स बेसिस पर, अगले कह रहे हैं कि जो मार्कअप आपने डिसाइड किया है ना, ट्रेड क्रेडिट पे मुरबाहा में, वो बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब ये जो फ्लोटिंग है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, रेट बढ़ गया, दिस इज नॉट गुड अंडर द मुरबाहा। बात समझ आ गई? आगे आ जाओ, मुरबाहा के साथ लिख लो, बस यहाँ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ये पढ़ो जरा हसन। There is a pre-agreed markup in the condition of the कन्वेंस, paying method for an asset that is transferred unit. There is no interest cost. बात समझ लगी? मार्कअप है, प्लीज आप जरा पहला कमेंट रीड करिए। मेरी जान, मुनाफाखोरी इस्लाम में, अब देखो बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें है ना, आप बेशक किसी से भी ये फतवा ले लेना, मैंने बहुत दफा लिया है, बेसिक नेसेसिटी की चीजों पे मुनाफाखोरी हराम है,
लग्जरियस चीजों पे मुनाफाखोरी हराम है नहीं है, उसको जितना चाहे महंगा करो ताकि इकोनॉमी के अंदर एक बैलेंस आ सके। समझ आई? मैं चाहता हूं ब्रांड पे 10% टैक्स और लग जाए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। क्यों? अगर मेरे पास विल पावर है, मेरी जेब ज्यादा देती है ना, मैंने फिर भी बाय कर लेना है। मेरे घर वालों ने तो हटना ही नहीं, मेरी मामा ने फिर भी चले जाना ब्रांड पे। लेकिन नॉर्मल लोग, थोड़ी इक्वेलिटी आ जाएगी। भाई जाना आप लोगों ने आर्केडियन कैफे हैं तो टैक्स 16% से क्यों डर लग रहा है आपको? 25% होना चाहिए वहां पे टैक्स। जाना है ना, पता लगे आप लोगों को कि आप जा रहे हैं भाई। डर किस चीज का? लग्जरी चीजों को महंगा कर दो। लग्जरी गाड़ियां, भाई सफर करना है तुम लोगों ने, लग्जरी खरीदनी है, लग्जरी के पैसे पे करो, इकोनॉमी को फायदा होगा इससे और अमीरों की जेब से पैसा निकलेगा। और लेकिन उसके बाद फिर एक बंदा होना चाहिए जो टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल भी करे, यानी कि आपका जो ऊपर आप लोगों ने बैठाया हुआ है। क्लियर है? तो टैक्स आर द गुड। सर कार्ड से पे करते हैं 5 क्या मेरी जान, बैंक्स प्रमोट करने के लिए है ना, तो बैंक्स ने आपको वो दिया है। हाँ, बैंक के थ्रू आप लोग पे कर रहे हो। अच्छा, इसका दूसरा रीजन क्या है? बैंक सालाना बेसिस पर वैसे ही टैक्स काटता है। क्लियर? अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल ना करके दिया हो, तो हमने वैसे ज़कात फॉर्म फिल करके दिए मेरे फादर लोगों ने कि भैया तुम लोगों ने ज़कात नहीं काटनी, पता लगे ज़कात यहाँ से कटी और वहां से नहीं के अकाउंट में चली गई। हम बथेरे लोग को जानते हैं, हम अपनी ज़कात खुद देंगे। हाँ, लेकिन उशर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। उशर उशर कमेटी वाले ही लेके जाते हैं हर साल। क्या? ज़कात को आपको अपने हाथों से देनी चाहिए। तुम जो देते हो ना वो ज़कात नहीं। क्यों प्रॉपर्टी डीलर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया अली बासिर कि अचानक से उसका बिजनेस हराम हो गया तुम्हारे लिए? बेटा अगर कोई ऐसी कहानी है तो हमें बता दो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम नो वन में इंक्लूडेड हो जाहिल। इतनी देर से आप लोगों को शौक था शारियाजला शारियाजला। ओके, इजारा क्या? अच्छा सर, अभी तो ये आप मुझे इजारा क्या होता है? इजारा है लीज। इजारा क्या है? अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जो नेशनल अप्रेजल का रहता है, वो लीज ही है। लीज और बाय। लीज होती है दो तरह की। कितनी तरह की? एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंसिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में थोड़े टाइम के लिए एसेट आपके पास रहता है, ज्यादा टाइम के लिए एसेट मालिक के पास रहता है, यानी कि उसकी यूजफुल लाइफ बहुत ज्यादा होती है और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है वो बहुत कम होती है। जैसे मेरा घर जिसमें मैं रह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा कितना हो जाएगा? साल का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 10 सालों तक। और घरों की बुनियादें कितनी कितनी है? कम से कम एक घर 50-60 साल कहीं नहीं जाता, अगर आप उसका फुल जो है ना वो ख्याल रखो। हम लोगों के पास खाने को पैसा हो ना हो, हम भूखे सड़क पे सो जाएंगे, लेकिन हर साल पेंट लाजमी करवाते। पेंट नहीं अब वो छोड़ते, ये पता पेंट नहीं, पेंट लाजमी है चाहे भूखे मर जाए। मतलब ये एग्जांपल है कि एक दफा बिल्कुल भी पैसे मतलब एंड पे चल रहा था, फिर भी पूरी पेंट करवा लिए घर, लेकिन बिल्कुल ही। क्यों? उससे घर की बुनियाद और ज्यादा मजबूत होती है मेंटेनेंस से। लेकिन जो फाइनेंसिंग लीज होती है ना, पूरी लाइफ में से ज्यादातर पोर्शन एसेट टेनेंट के पास रहता है। टेनेंट कौन होता है ऐसे? हाँ, वही टेनेंट के पास रहता है। किसके पास रहता है? मैं टेनेंट हूं ना। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है? मेरा नहीं, मेरे मालिक का, लैंडलॉर्ड का। क्यों? इस घर में जो भी कुछ करवाना है, मेंटेनेंस वगैरह, कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? लैंडलॉर्ड। उसकी प्रॉपर्टी है ज्यादातर उसके पास है, मेरे पास तो 2-3 साल ही है। फाइनेंसिंग लीज में एसेट ज्यादातर लाइफ में किसके पास रहता है? आपके पास। और उसकी प्रॉपर्टी मेंटेनेंस वगैरह करवाना भी किसकी जिम्मेदारी? आपकी। गाड़ियां, गाड़ियां फाइनेंसिंग लीज के ऊपर होती हैं।
गाड़ी आपके पास रहनी है तो उसके ऊपर जितना खर्चा होना है वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी। जैसे इस्लाम में लीज है, ओ सॉरी अल्लाह माफ करे, इस्लाम में लीज नहीं है। जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग में लीज है, वैसे एक कॉन्सेप्ट है इजारा। वैसे कौन सा कॉन्सेप्ट है? इजारा। इजारा के साथ लिख लो लीज लिखा हुआ। अच्छा हाँ, आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा? मुरबाहा। मुरबाहा जो है वो ट्रेड क्रेडिट लोन के साथ मिलता है, इजारा लीज के साथ मिलता है। पढ़ना शुरू करो। There is a lease finance agreement whereby the bank has an item for a customer. एक मिनट, गाड़ी रेंट पे लेना जो है ना वो जायज है, लेकिन टैक्सी रेंट पे लेना जो है ना वो नाजायज है। समझ लगे? अब समझ जाना, पढ़ो। There is a lease finance agreement whereby the bank buys an item for a customer and then leases it back for a specific period as an agreed amount. हाय हाय, लिखा होता है कार इजारा। क्या लिखा होता है? कार इजारा लिखा होता है ना। मिजान बैंक में चले जाए, कार इजारा है। गौर से सुनो जरा। इजारा इज अ लीज फाइनेंस एग्रीमेंट वेयर बाय बैंक बायज एन आइटम। ये भी उसकी तरह ही है। बैंक आइटम को बाय कर लेती है फॉर अ कस्टमर। किसके लिए? कस्टमर के लिए। एंड देन लीजेस इट बैक ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड एन एग्रीड अमाउंट। और फिर वो हमें 5 साल 6 साल 7 साल के लिए लीज पे दे देती है। किस पे दे देती है? क्या मतलब है? जो गाड़ियों पे हम बैंक को दे रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? वो रेंट है। शाबाश, क्लैपिंग करो, ये तो बिल्कुल सही कहा, वो रेंट है। इसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं। वैसे भी तो कोई गाड़ी, किसी की गाड़ी अगर आप चलाओ तो आपको उसको भी प्रॉफिट देना पड़ता है और कुछ प्रॉफिट आपके पास रहता है। यहां पर भी क्या है? सेम चीज है। कैसे? गाड़ी बैंक ने खरीदी है आपके लिए और बाद में, अच्छा तो उसी तरह ये को जब मैंने शुरू शुरू में ये बात बताई, अच्छी वो भरी। अच्छा, और इसको देखो कितनी हंसी आ रही है। बेटा तुम्हें कोई भी नहीं मिल रही, ना दूसरी टैक्सी और ना ये। मैं ले भी नहीं गुड, तुम्हारा कुछ मेरे साथ है ऐसे तुम तो हो भी सर्टिफाइड है सर्टिफाइड। एग्जैक्टली, यहाँ हाफिजाबाद वाले सारे ऐसे ही हैं। सारी टैक्सियां इकट्ठी हो गई यहाँ मेरी अकेडमी में आ गई, 4-5 है ये। अच्छा, इजारा क्या आप लोगों को समझ आई? हाँ, तलहा यकूब ने कहा था कि सर फिर हम क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? फिर हम क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? जब दो लोग मिलके लेंगे, दोबारा दो, जब दो लोग मिलके एक एसेट को बाय करेंगे, दो लोग मिलके जब एक एसेट को बाय करते हैं तो बच्चों जिसका ज्यादा पोर्शन है उसको ज्यादा बेनिफिट जाता है। लेकिन अगर आप 30% कंट्रीब्यूट करो, मैंने 30% कंट्रीब्यूट किया है और ये जो है ना इसने 60% कंट्रीब्यूट किया है, इसको अब रेंट क्या पड़ेगा? कम, क्योंकि इसकी किस्त, जिसको हम किस्त बोलते हैं, वो क्या है? कम। मेरी क्या है? ज्यादा, क्योंकि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है? कम। तो इजारा में गाड़ी बैंक आपके लिए बाय करती है और बाद में आपको लीज पे दे देती है। तो इसका मतलब जो आप बैंक के वो जो आप पे कर रहे हैं वो रेंट है। और यहाँ पर फिक्स और फ्लोटिंग वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि रेंट बढ़ते भी हैं और रेंट मतलब फिक्स भी होते हैं। क्लियर है? कम तो नहीं होते ना। हाँ, फिक्स और ज्यादा। क्लियर है बच्चों? रेंट में मैंने कभी कम नहीं होते थे। कहा कोविड के दिनों में रेंट कुछ अच्छे मालिक मकानों ने थोड़े कम कर दिए थे। ज़्यादा में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती क्या? ज़्यादा में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती हाँ, ट्रेड क्रेडिट में तो खरीदा, आपको दे दिया और अब आपने डेफर्ड बेसिस पे क्या करना है? पे करना है। यहाँ आपको एसेट लीज पे दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है? और अभी तक एसेट किसकी जिम्मेदारी है? बैंक की। बट क्योंकि ये कौन सी लीज है? फाइनेंसिंग लीज है। गाड़ी का सारा कुछ करवाना आपकी जिम्मेदारी है, बैंक ने करवा के कुछ भी नहीं देना। पता लगे गाड़ी ठोको, बैंक में ले गए, फिर बैंकें बंद हो जाएंगी और रिपेयर सेंटर खुल जाएंगे। मिजान कार रिपेयर, अलाइड कार रिपेयर, क्योंकि हर अवाम जाएगी गाड़ी लेके। हाँ, की बात सुने क्या कह रहे हो? सर जी, फिर वो रेंट देते देते आखिर में गाड़ी हमारी हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही। मैं चैट बॉक्स में लिखो, जैसे पहले चैट बॉक्स में ये क्या कर रहे थे वैसे ही। मतलब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो वापस बैंक को गाड़ी वापस आएगी एंड में 2 ऑप्शन देती है बैंक आपको। क्या? दो ऑप्शन कि इसको बेचो, बेच के जो प्रोसीड है ना वो शेयर करो।
अब क्या एसेट किसका है? आपका। तो अब आपके पास सारे वो ऑप्शन आ गए क्योंकि आपने सारा क्या कर दिया है? कंट्रीब्यूट कर दिया है। जी बेटा, लेकिन माशाल्लाह से जिस हिसाब से अब बढ़ रहे हैं ना, जब तक रेंट, मैं कहता हूँ जिन्होंने गाड़ियां जा रहा पे ली थी, अल्लाह माफ करे बेचारे सा, बहुत बुरा हो। 2021 में ली थी गाड़ियां, और 7-6% माशाल्लाह से मार्कअप्स बढ़ गए। क्यों? रेट ही इतना था। आगे पढ़ो। Ownership of the asset remains with the lesser bank, ओनरशिप अभी भी लेसर के पास है। आगे which will seek to recover the capital cost of the equipment plus a profit margin out of the rental payment. तो अब वो पूरी 5 साल 6 साल की लाइफ में जो उसने कंट्रीब्यूट किया है आपके लिए, वो उसको भी रिकवर करेगा, और जो ऊपर रेंट पे आपको गाड़ी दी है वो भी। अगर किसी की 60,000 किस्त है ना, तो आप ये मत समझना कि आप लोग बैंक को 60,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। उस 60,000 में आपका कैपिटल भी इंक्लूडेड है और आपका रेंट भी इंक्लूडेड है। बात समझ आई? अच्छा, ये कौन सा स्ट्रक्चर था भला? अमोर्टाइज स्ट्रक्चर। अगर MA2 किसी को याद हो ना, ये वगैरह, तो देखो कैसे टोपी उसने ऐसे कर ली। ये तो MA2 मुझसे पढ़े और मैंने इनको 4-5 दिन लगा के कैश वाला सारा पोर्शन पढ़ाया था। लोन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, बुलेट, बैलून और अमोर्टाइज्ड। बुलेट में आपने कोई इंटरेस्ट नहीं देना। बुलेट में जैसे गोली निकल दी है, हाँ, एंड पे सारी अमाउंट 4 साल बाद 5 साल बाद क्या करनी है वापस। बैलून में थोड़ी थोड़ी अमाउंट और एंड पे मेजर पोर्शन। अमोर्टाइज में आप पूरी अमाउंट को प्लस जो उसके ऊपर प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर लेते हो इक्वल सालों में, तो उतना उतना आपने हर बार पे करना है। बात समझ आई? दिस इज। आगे पढ़ो। एमिरेट्स। एमिरेट्स का तो पता है, पता है ना, एयरलाइन है एंड मोस्ट लग्जूरियस एयरलाइंस में आती है, और आप लोग लिस्ट निकाल लेंगे ना तो तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएगा ये आप लोगों के लिए। और ये दुबई, अगर आपने इसका जाने का चक्कर लगे तो एमिरेट्स पढ़ो। क्या? और कब जाऊंगा? मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है। मेरी सिस्टर्स रहती है, मेरी सिस्टर और मेरी कजन ना, वो अहमद भाई को, इस बार उन्होंने अहमद भाई को कहा कि तुम इसको लेके आओ। अब अहमद भाई के मामलों के होटल भी है, तो अहमद भाई एक दफा गए हैं, मैं एक भी दफा नहीं गया दुबई, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, आई लव दुबई। पिक्चर्स वगैरह आती है ना, बड़ा मजे का। अच्छा। एमिरेट्स एयरलाइन रेगुलरली यूज इजारा टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन। कैसे? आगे। Another example of the Ijara structure is seen in Islamic mortgages. इस्लामिक मॉर्गेजेस। मुंह बंद कर लो, मुंह में कुछ चला जाएगा। क्या? गुड। फिर भी हाथ से भी कई दफा कंट्रोल नहीं होता। आगे। In 2003, the HSBC was the first UK clearing bank. आवाज में क्या कह रहा है? जफर क्या? जफर बताओ क्या कह रहा है? डीलर का नाम तो नहीं लेता, वो मदर। इधर सुन ले, सुन ले। हाँ, In 2003, HSBC was the first UK clearing bank to offer mortgage in the UK designed to comply with Sharia. Under HSBC's Islamic mortgage, the bank purchases a house and leases on rent it back to the customer. बैंक हाउस बाय करती थी और फिर वो कस्टमर को लीज पे दे देती थी। नेक्स्ट। The customer makes regular payments to cover the rental for occupying or otherwise using the property. तो वो उसको रेगुलर बेसिस पे पे करता था। आगे। Insurance premiums to safeguard the property and also amounts to pay back the sum borrowed. At the end of the mortgage, title to the property can be transferred to the customer. Demand for Islamic mortgages in the UK has 157 crore. हाँ जी, यूके में भी क्या आ रहा है? इस्लाम। आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त इस्लाम का ही है। आप देखेंगे कि डेली बेसिस पर लोग मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, कोई भी बंदा ना तो सही कवानीन पे मुसलमान हो रहा है, ना ही सही रिस्पेक्ट के साथ मुसलमान हो रहा है। इस्लाम तो बहुत होगा, लेकिन दिलों में कोई इस्लाम नहीं होगा। हम सब अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, हम सब उतना ही लोग फॉलो करते हैं जितना हमारे लिए क्या है, फेवरेबल। जितना हमारे लिए फेवर में नहीं है उतना इस्लाम हम फॉलो नहीं करते। हम उसमें गुंजाइश लेके आते हैं
इस्लामिक रूल्स पे बेस्ड है, इस्लाम में गुंजाइश है ही नहीं, बट आपको गुंजाइश कहीं पर जो पार्ट है ना वो हमेशा पढ़ाया जाता रहा है, विच इज नॉट। क्यों क़यामत क्यों दूर है? लगता है तुम्हें क़यामत की निशानियों में पता नहीं है, क़यामत करीब है, क्योंकि क़यामत के कर्ब क़यामत मुसलमान बहुत ज्यादा होंगे लेकिन सड़कों पे ज़िना होगा, शराब को आम कर दिया जाएगा। ये हंसने वाली नहीं, ये दुख और शर्म की बात है, समझ लगी आप लोगों को? इसलिए चुप कर जाओ। और दूसरी बात ये कि इसको सपोर्ट किया जा रहा है, क्लियर है? और इवन के जिन लोगों को नहीं पता, लड़कियां अपने हॉस्टल से नई नई आती हैं जब घरों से, क्लियर है? ये यूरो स्टोर है ना? वो यूरो स्टोर पे जाना था, वो मेरी स्टूडेंट्स ने, वो यूरो स्टोर पे गई, दो लड़के बाइक पे आए, उन्होंने उनसे रेट पूछा, ऐसे मतलब इस तरीके से, एक भी होश होगी। उनका स्कैम में दूसरा दिन था, वो घर चली गई। तो लगा कि मैं पता नहीं किस इलाके में आ गई हूँ, मैं कौन सी ये मतलब जगह में आ गई हूँ कि ये कैसे, ये क्या बात हुई। आंखों देखा वाकया है, आई नहीं वो दोबारा इसी से करने। उसकी फ्रेंड बता रही थी, सर वो इतनी डर गई। अब तो यूज टू हो गया है, हर बंदे को पता है कि यहाँ से नहीं गुजरना। वो भी क्या सोसाइटी हुई, वो भी क्या इज्जत हुई कि रात को आप लोग नहीं। इससे बेहतर तो फिर हमारे सिटीज ही नहीं है, छोटे जरूर है, फैसिलिटीज नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन किसी की मजाल है, कोई किसी को कुछ कह दे, ताना तशनी या आंखें फाड़ फाड़ के देखना तो आजकल वैसे ही काम है, क्लियर है? उसके अलावा ये इस तरीके से रेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो ऐसे है। इवन के सर जुबैर सलीम मुझे बता रहे थे उस दिन मुझसे मिले, यार ये बंद क्यों हो गया? यूपीएस चल रहा है। लाइट चलाओ वहां से, बाकी ये पंखा भी बंद है नेट पे।